Hello student, today we are going to study chapter 2 geography, chapter 2 forest and wildlife resources। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो भी लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ तक कि मानव जीवन को भी देखा जाए तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रभावित करते हैं, बैक्टीरियाज हैं जो प्रभावित करती है, जो कुछ ऐसे हैं जो मानव जीवन के लिए हेल्पफुल भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे अगर देखें तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मतलब यही है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, आप देखिए एंशिएंट टाइम से भी कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे रही है और जो वाइल्ड लाइफ है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। इस तरीके से देखा जाए कि हमारी भी डिपेंडेंसी, ह्यूमन बीइंग की भी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से के ऊपर रही है। अब हम बात करते हैं, ये तो एंशिएंट टाइम की थी और आज के डेट में भी हम अगर बात करें तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें प्रभावित करते हैं। अब इसी तरह से देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट टॉपिक इसमें हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे इंडिया में देखें तो इंडिया जो है एक कह दिया जाए कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री है, यानी कि बहुत धनी है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे जो विभिन्नताएं हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी वो बहुत सी मिलेगी, क्योंकि यहाँ का लैंड फॉर्म, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्या है, ये हमारे वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो टेम्परेचर जोन है या सॉइल क्वालिटी है या जो हमारे वहाँ का प्लेन या हिमालयन रीजन या जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप होने की वजह से हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने के लिए मिलेगी और फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप के देखें। जैसे अभी हम बात करना है तो हिमालय, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था, हिमालयन सीरीज में माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा। अगर आप कहीं चले जाते हैं सी के बैंक रीजन पे तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा। या फिर हम बात कर लें कि हम डेल्टाइक रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा। आप दक्कन प्लेट्यू पे आएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, टीक, साल, इस टाइप के आपको, यानी कि डेसिडस फॉरेस्ट मिलेगा। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, वो आपके इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसी डाइवर्सिटी के क्रम में हम थोड़ी सी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, फ्लोरा एंड फाउना। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारे वहाँ जो अलग अलग टाइप के स्पेसीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो फ्लोरा का हो चाहे फाउना। क्लास 9th में हमने आपको बता दिया था फ्लोरा फाउना क्या होता है। फ्लोरा अगर बात कर लें तो हम बात करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी आपके पास वेजिटेशन है, जैसे हम कह दें कि ट्री या प्लांट्स हैं, वो आपके एक पर्टिकुलर रीजन में किस टाइप के हैं वो वहाँ का फ्लोरा हो जाएगा। और फौना की बात करें तो उस फॉरेस्ट लाइफ में, या फिर हम कह लें कि उस फॉरेस्ट में जो लाइफ पाई जाएगी वो किस टाइप की होगी, वाइल्ड लाइफ किस टाइप का है वहाँ का, यानी कि वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो किस टाइप के हैं या किस टाइप के एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं, वो वहाँ का फाउना होगा। अब यहीं पे बात करते हैं फ्लोरा एंड फाउना की बात करते हैं कि इंडिया में फ्लोरा फाउना, तो हमने अभी बता दिया एक पर्टिकुलर रीजन में जो आपके पास, फ्लोरा की बात कर लें, जो प्लांट्स होंगे एक पर्टिकुलर रीजन में वो प्लांट्स क्या होंगे, वहाँ के फ्लोरा कहे जाएंगे। जो एनिमल्स उस प्लांट में रहती होगी या उस पर्टिकुलर रीजन में रहती होगी वो वहाँ का फाउना कहा जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 8% स्पेसीज पाया जाता है फ्लोरा फाउना का। फ्लोरा एंड फाउना के बारे में अगर देखें तो वो क्या है, टोटल वर्ल्ड के स्पेसीज का 8% स्पेसीज क्या है, अकेले इंडिया में पाया जाता है, जो कि 1.6 मिलियन माना जाता है। 1.6 मिलियन अगर हम देखें तो वो टोटल आपके ऑन रिकॉर्ड पाया जाता है। आते हैं अगली बात करते हैं वर्ल्ड के टोटल का
टोटल वर्ल्ड के 1.6 मिलियन यानी 8%, जो 1.6 मिलियन है वो 8% के बराबर होगा, वो क्या है, वो अकेले इंडिया में ही पाया जाता है। अगला अगर देखें तो इसमें 81,000 स्पेसीज पाया जाता है फौना का, यानी एनिमल्स स्पेसीज जो होगी वो कितनी पाई जाएगी, वो पाई जाती है 81,000। दूसरा अगर देखा जाए फ्लोरा का तो वो है 47,000 आपका क्या है, फ्लोरा पाया जाता है। 47,000 स्पेसीज फ्लोरा की पाई जाती है, जिसमें 15,000 केवल फ्लावरिंग स्पेसीज है, यानी फ्लावर्स हैं। जो 15,000 स्पेसीज है वो केवल फ्लावर्स की स्पेसीज पाई जाती है। और एक चीज और जानना चाहिए, ये 15,000 स्पेसीज वो एंडेमिक है, यानी घरेलू है, वो एक्सोटिक नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 15,000 फ्लावरिंग स्पेसीज आपके वहां की है। इस टाइप से अगर डाइवर्सिटी की बात कर लें तो हमारे वहां फ्लोरा और फौना में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, और इस लेवल की मिलती है कि ये पूरा का पूरा फ्लोरा फौना 8% टोटल आपके वर्ल्ड के 8% के बराबर मायने रखता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 15,000 स्पेसीज आपका क्या है, फ्लावरिंग स्पेसीज। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको और देखने के लिए मिलेंगी, और वो देखने के लिए ये मिलेंगी कि कुछ आपको प्रेजेंट टाइम में कुछ जो है बैड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। क्या है कि आज के डेट में हम इतने ग्रीडी हो चुके हैं, लालची हो चुके हैं, या फिर कह लीजिए कि हमारी नीड इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, वाइल्ड फ्लोरा, मतलब जो हमारे पास फ्लोरा है, या हम कहते हैं 20% जो उसमें से जो मैमल्स हैं उनको वो थ्रेटेंड लिस्ट में, यानी कि वो समाप्त होने के करीब में पहुंच चुके हैं, डेंजर जोन में चल रहे हैं। इन चीजों को ध्यान, और ये केवल और केवल हमारे ह्यूमन बीइंग के हंटिंग की वजह से ऐसा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए इनका हंटिंग बहुत बड़े लेवल पे करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो ये थ्रेटेंड लिस्ट में जा रहे हैं, यानी कि डेंजर जोन में चलते चले जा रहे हैं। अगली बात करते हैं कि इसी पे इसकी कैटेगरी बनाई गई है, और उस कैटेगरी को समझते चलते हैं। इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, इसका फुल फॉर्म जो आपका है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक आपका क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा इस पूरे वाइल्ड लाइफ को कैटेगराइज किया गया है, या फिर इसकी कैटेगरी बनाई गई है। और उस कैटेगरी बनाने में क्या क्या कैटेगरी बनाई गई है उसको हम ध्यान देते हैं, और उसको कैटेगरी बना करके इसको समझाने का प्रयास किया गया है। इन्होंने बनाया है क्या, पहला बनाया है नॉर्मल स्पेसीज। नॉर्मल स्पेसीज क्या है, जिसमें इनका बर्थ रेट, यानी कि इनकी जो अगर देखा जाए तो इनका जो रेशियो है बढ़ने का, वो क्या है, वो एकदम एग्जैक्ट चल रहा हो। ऐसा ना हो कि अचानक उनकी बर्थ रेट घटनी शुरू हो जाए। अगर वो नॉर्मल तरीके से जितना बढ़ रहा था पहले उतने ही के क्रम में या उसी के आसपास अगर इनका बर्थ रेट बढ़ रहा है, यानी बर्थ रेट इनका उसी क्रम में चल रहा है, तब तो ये क्या है, ये नॉर्मल स्पेसीज माने जाते हैं। जैसे इसमें कैटल्स हैं, साल है, पाइन है, इस टाइप के जो कैटल्स वगैरह एनिमल्स में, और साल पाइन अगर देखा जाए तो ये आपके क्या हैं, ये स्पेसीज हैं आपके फ्लोरा के। इस टाइप से देखें कि प्लांट के स्पेसीज में ये और एनिमल्स में कैटल, इस टाइप के देखे जाए तो ये स्पेसीज नॉर्मल स्पेसीज माने जाते हैं, क्योंकि इनका इंक्रीजमेंट वो क्या है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से चल रहा है, उसमें कोई ये नहीं हो रही है कि अचानक कमी आनी शुरू हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर वो क्या हो जाएंगे, डेंजर जोन में चले जाएंगे। इस टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जिसका बर्थ रेट एक सेम चल रहा हो, यानी एक सेम प्रोसेस से चल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको नॉर्मल स्पेसीज कहते हैं। दूसरा इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब क्या है कि अचानक जो बर्थ रेट थी वो अचानक डाउन होती चली गई, यानी उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो एक्सटिंक्ट जोन में चला जाए, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड से ये समापन की
प्रोसेस में आ जाएगा या समाप्ति के कगार पे आ जाएगा। ऐसे जो एनिमल्स हैं या ऐसे प्लांट्स हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पेसीज में रखते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे ब्लैक बक या फिर क्रोकोडाइल या इंडियन वाइल्ड एस, इस टाइप के ये जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वो इंडेंजर्ड स्पेसीज में माने जाते हैं। यानी कि ये इंडेंजर्ड जोन में, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज प्रभावित हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रोथ रेट है वो दिन प्रतिदिन डाउन होती चली जा रही है, इसलिए इसको हम इंडेंजर्ड स्पेसीज के थ्रू रखे हैं। अगला है वुल्नरेबल स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज में जाने के पहले जो ही हमें ये लगता है कि इस स्पेसीज का ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि अचानक उसमें कुछ कमी नजर आ रही है, तो उसे हम क्या करते हैं, वुल्नरेबल स्पेसीज में रख लेते हैं। इसी को हम कैटेगरी बनाए वुल्नरेबल, यानी इंडेंजर्ड जोन के पहले का जोन होता है वुल्नरेबल। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया या वुल्नरेबल स्पेसीज में जो भी स्पेसीज रखे जाते हैं उनको इंडेंजर्ड जोन में जाने से बचाया जाता है, यानी इस पे कुछ विशेष ध्यान, उनको कैटेगराइज कर लेते हैं और उस पे विशेष ध्यान देना शुरू कर लेते हैं। इसी को हम वुल्नरेबल स्पेसीज के नेम से जानते हैं। तो वुल्नरेबल स्पेसीज में ये ध्यान रखना है कि जो भी स्पेसीज हैं वो इंडेंजर्ड जोन में जाने के पहले की बात है, यानी उन स्पेसीज का भी ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में ये इंडेंजर्ड में चले जाएंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि वो इंडेंजर्ड में ना जाए। इनमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे ब्लू शिप है, एशियाटिक एंटीलोप है, एशियाटिक एलिफेंट्स है। इन चीजों को देखा जाए तो ये जो आपके स्पेसीज हैं इनको अगर देखते हैं तो ये क्या है, वो इंडेंजर्ड जोन में जाने वाली हैं। उसके पहले हमने क्या रखा, इसको वुल्नरेबल स्पेसीज में रख करके इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है रेयर स्पेसीज। रेयर स्पेसीज की बात कर लें तो इसमें आपको देखेंगे कि हिमालयन ब्राउन बियर या डिजर्ट फॉक्स या हॉर्नबिल, इनको हम रेयर, एक चीज जानते रहेगा कि ये जो इनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत रेयरली पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रेयर स्पेसीज नाम दिया गया है, क्योंकि ये हिमालयन सीरीज में ही पाए जाएंगे। देखिए हिमालयन ब्राउन बियर ये हर जगह नहीं पाए जाएंगे, वो भी हाई पीक पॉइंट्स पे ही पाए जाते हैं। इनकी जो जहाँ ये रहते हैं तो वहाँ इनको जो है ठंडापन बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो केवल और केवल आप जानते हैं कि हिमालयन सीरीज में ही पॉसिबल है। इस वजह से ये क्या है, वो रेयरली पाए जाते हैं हाई पीक पॉइंट्स पे भी, यानी हाई अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट होने पे ही ये मिलेंगे। इसलिए हिमालयन सीरीज के अपर पोर्शन पे यानी 6000 मीटर के करीब की ऊंचाई पे ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, या 3600 मीटर से ऊपर जब आप जाएंगे तब ये मिलेंगे। या डिजर्ट फॉक्स की बात कर लें तो जो डिजर्टेड रीजन है वहाँ पे आपको ये डिजर्ट फॉक्स देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी, इनकी भी संख्या हंटिंग की वजह से बहुत तेज खत्म हो रही है। अगला है हॉर्नबिल, ये भी आपको क्या है, इन्हीं पर्टिकुलर रीजन में ही आपको मिलेंगे, इसलिए ये रेयरली पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेयर स्पेसीज। अगर इनके में थोड़ा इस पे इसलिए ध्यान देने की बात आ रही है, रेयर स्पेसीज की बात इसलिए की जा रही है कि इनका ग्रोथ रेट कम नहीं है, इनका ग्रोथ रेट एक एवरेज चल रहा है, लेकिन अगर कहीं इसमें थोड़ी भी कमी आई तो इनको एक्सटिंक्ट होने से आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये रेयरली कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं। इसलिए इस स्पेसीज पे विशेष ध्यान में रखा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत भी कमी आई या कोई भी थोड़ा सा इधर उधर बैलेंस गड़बड़ हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, ये पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, फिर खोजने से भी नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या है, इनको रेयर स्पेसीज को विशेष जोन में रखा जाता है या विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये रेयरली पाए जाते हैं। अगला है एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक की बात कर लें तो ये भी क्या है, ये भी एज अ रेयर ही होते हैं, लेकिन क्या है कि इनका जो एरिया है एक लिमिटेड एरिया है, जैसे अंडमान टील या निकोबार पिजन या अंडमान वाइल्ड पिग, ये क्या है, ये बहुत कम जगहों पे जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे पाए जाते हैं ये, इसलिए इनको भी एंडेमिक है, वो घरेलू हैं, उनके वहाँ के ही हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है
ऐसा ना हो कि ये भी उतने ही रीजन में पाए जाते हैं और उसमें कहीं भी थोड़ा बहुत बैलेंस इधर उधर हुआ तो वो क्या है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना है कि ये समाप्त ना हो जाएं। उसी पर्टिकुलर रीजन में उनका जो खास करके उनका अपना जो घर है, यानी कि अंडमान निकोबार वाला जो प्लेस है या लक्षद्वीप का जो प्लेस है, उन्हीं जगहों पे ये सरवाइव कर पाते हैं। इसलिए उस पूरे एरिया के अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे। इसलिए इस एंडेमिक स्पेसीज पे भी ध्यान बनाए रखा जाता है और ये खास करके उन्हीं एरिया में पाए जाएंगे। लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक्सटिंक्ट स्पेसीज उनको कहा जाता है जो आज के डेट में मौजूद नहीं है, समाप्त हो चुके हैं, जो अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। क्या है, कहीं ना कहीं इन पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया, या कह लीजिए कि जब वो एक्सटिंक्ट हुए उस समय हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बहुत बड़े लेवल पे हंटिंग हुई, या कह लीजिए कि बहुत बड़े लेवल पे हम कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाए और वो धीरे धीरे करके समाप्त होते चले गए। जैसे इसमें पाया जाता है कौन सा, एशियाटिक चीता। एक चीज़ और बताते चलें, नेक्स्ट टॉपिक भी एशियाटिक चीता ही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी एशियाटिक चीता की, जो कि आज की डेट में नहीं पाया जाता। वो एक्सटिंक्ट हो चुका है 1956 तक, लगभग 1956 तक ये पाया गया। उसके बाद से ये पूरी तरह से बाहर हो गया, क्योंकि उस समय अभी भारत तुरंत आज़ाद हुआ था, इस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाए और इनकी हंटिंग इस लेवल तक कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई थी कि ये बहुत कम मात्रा में बचे थे और उसके बाद जब तक ध्यान देते तब तक ये बाहर हो चुके थे। तो आज के डेट में एशियाटिक चीता ये पूरी तरह से बाहर हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुके हैं हमारे वहां से। दूसरा पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक भी आज के डेट में देखने के लिए नहीं मिलता है। इस तरीके से देखा जाए कि ये आपके IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू ये इतनी कैटेगरी आपको बना करके इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे इस पे हमारा ध्यान आकर्षित होता रहे और उनको हम क्या करें, एक अच्छे तरीके से या उनको एक प्रोसेस के थ्रू इसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हियर।